नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, लेकिन कांवड़ियों के लिए हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है। रुड़की के नारसन बॉर्डर और मंडावर बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, ताकि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार में प्रवेश ना कर पाए। हालांकि पुलिस प्रशासन पहले ही बॉर्डर और बाहरी राज्यों में कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के लिए अनाउंसमेंट कर चुका है और बैनर पोस्टर लगा रखे गए हैं। फिलहाल बॉर्डर पर फोर्स तैनात की गई है और कांवड़ियों को हरिद्वार प्रतिबंध किया गया है। पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अगर कोई भी कांवड़िए नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते इस बार कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पिछले साल भी कोविड महामारी के चलते कांवड़ यात्रा नहीं चलाई गई थी। वहीं सरकार के इस बार भी हालांकि जद्दोजहद काफ़ी रही, कई बैठकें हुई, बैठकों के बाद आखिर निर्णय कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा को स्थगन कर लिया गया। वहीं फिलहाल बात की जाए तो हम मौजूद हैं मंडावर के बॉर्डर पर। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ की व्यवस्थाएँ क्या हैं। आज बात की जाए तो आज 25 जुलाई से पहला जो है सावन की बात की जाए शुरू हो चुका है, सावन की झड़ी लग चुकी है। वहीं बरसात भी फिलहाल मौके पर हो रही है और मंडावर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बाहर से जितने भी यात्री आ रहे हैं, उसमें हम बात करें हरियाणा के, पंजाब के या जहाँ से भी बाहर से लोग आ रहे हैं, सभी को बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। व्यवस्थाओं को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कांवड़ी या कोई भी जल लेने की अगर उससे कोई जाना चाह रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ से ना हो पाए। वहीं बात की जाए तो बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर में आज जैसा कि पहले मैंने बताया, आज सावन की आज से शुरुआत हो गई है और पहले दिन से ही यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया था। बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स को भी यहाँ लगाया गया है और साथ ही साथ खास तौर पर पुलिस की निगाह ये भी है कि चोर रास्ते जितने भी बनाए गए हैं, चोर रास्तों पर भी कहीं से एंट्री ना हो पाए। वहीं इस व्यवस्थाओं को लेकर मैं दिखाना चाहूँगा तो पुलिस पूरी तरह से बारिश में मुस्तैद नजर आ रही है और पुलिस पिकेट भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर पुलिस पिकेट लगाई गई है और सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है और यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। और जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, बिना RT-PCR की रिपोर्ट को चेक करे उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी, एसएसपी हरिद्वार के साफ तौर का निर्देश है कि जिस भी तरह की कांवड़ यात्रा को क्योंकि स्थगित किया गया है तो किसी भी तरह का इस तरह का कोई कांवड़ियां या कोई भी एंट्री उत्तराखंड में ना की जाए, जिसको लेकर आज से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इंडिया न्यूज के लिए प्रिंस शर्मा। तो कोरोना महामारी के चलते सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, तो वहीं आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, लेकिन कांवड़ियों के लिए हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है और कहा कि अगर कोई भी कांवड़िया नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अन्य चोर रास्तों पर भी पुलिस के द्वारा निगरानी की जा रही है। मंडावर बॉर्डर पर उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट चेक करके ही उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। जो यात्री कांवड़ या अन्य कारण से बिना नियम के उत्तराखंड में आने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने रुड़की के भगवानपुर मंडावर बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बारिश होने के बावजूद भी पुलिस की ओर से सख्ती से चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र और मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रदेश के पर्यटक, लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री और विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और PMGSY योजना के तहत जितने भी लोगों के मुआवजे लंबित हैं, उन सभी को जल्द ही भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में 9,27,000 की लागत से सुकई के तहत पाइपलाइन के विस्तारीकरण की योजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा सतपाल महाराज ने 4,30,33,000 की लागत से जिवाई बिरगड़ा मोटर मार्ग पर योजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तराखंड में आने वाले 2022 महासंग्राम के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं विपक्ष में सबको मजबूत कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दोनों मुख्य पार्टियों ने अभी तक औपचारिक तौर पर सीएम का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया है।
अब बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। अपहरणकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। टॉफी दिलवाने के बहाने बच्चे को किडनैप किया था। 15 लाख की फिरौती की मांग की थी। लोगों ने पुलिस की तारीफ की है। तो पुलिस ने अपहरणकर्ता को पकड़ा है। लोगों ने पुलिस की तारीफ भी की है इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल टॉफी दिलवाने के बहाने बच्चे को किडनैप किया था इस अपहरणकर्ता ने, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग इस आरोपी की ओर से की गई थी। सीएम धामी से मिलने के लिए दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं और लोगों का जमावड़ा लगा रहा और मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर के दौरे पर थे, जिसके तहत सुबह पंतनगर गेस्ट हाउस में थे। धामी ने पहले वृक्षारोपण किया, उसके बाद साइकिल रैली में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब मैनिफेस्टो को तैयार करने में जुट गई है। इस संबंध में पार्टी की ओर से चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन भी किया गया है। समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीजेपी के राज्य में हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था समेत कई विफलताओं से जनता परेशान है। यही वजह कि जनता 2022 में बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो जल्द मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष नव प्रभात से बातचीत कर कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है और फिलहाल जो मौजूदा मुद्दे कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं उन्हीं पर वो चुनाव भी लड़ेगी। रुड़की में नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विगत कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं और ऐसे में उनको मनाने के लिए मेयर गौरव गोयल ने सकारात्मक प्रयास किए और एक बार फिर से वो विफल होते हुए दिखाई दिए हैं। मेयर गौरव गोयल कई पार्षदों के साथ धरने पर बैठे सफाई कर्मियों को हड़ताल समाप्त करने के लिए उनके पास पहुंचे और सभी को आश्वस्त किया कि आप सभी की समस्या उनकी समस्या है। इसके तत्काल निराकरण के लिए उन्होंने और उनके संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के सामने रखा है और कैबिनेट मंत्री की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है। फिर भी मेयर गौरव गोयल की ओर से उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। उनके संगठन के पदाधिकारियों की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलने को लेकर समय इन मांगों को लेकर वार्ता की जाएगी। बाजपुर चीनी मिल राजनीति और मारपीट का अखाड़ा बनता जा रहा है, जहां पर चीनी मिल के नेता आए दिन कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद भी स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई करता हुआ नहीं दिख रहा है। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल में कार्यरत सीजनल कर्मचारी निरंजन सिंह को ठेकेदार राजू पंडित की ओर से आउटसोर्स पर काम करने के लिए बुलाया गया था। जहां ठेकेदार राजू पंडित ने निरंजन सिंह को ऑफिस में बैठने के लिए कहा, वहीं श्रमिक नेता वीरेंद्र सिंह अपने साथी उग्रसेन और शंभू के साथ मौके पर पहुंच गए। जहां विजेंद्र सिंह ने निरंजन सिंह के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वहीं चीनी मिल परिसर में मारपीट होता देख सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंच गए, जहां सुरक्षा गार्डों ने दोनों पक्षों को कड़ी मशक्कत के बाद अलग किया। वहीं चीनी मिल के जीएम प्रकाश चंद ने बताया कि मारपीट का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि भारी बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है और नदियां उफान पर हैं। साथ ही लोग बेवजह नदी नालों की ओर ना जाएं। लेकिन हल्द्वानी के गौला बैराज में लोगों की आवाजाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। गौला नदी का जलस्तर अभी 26 क्यूसेक के आसपास है। पहाड़ में हो रही लगातार बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे खतरा बना हुआ है। 2 दिन पहले ही गौला नदी में डूबने से गौजाजली के रहने वाले 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी, लेकिन लोग इस घटना से भी सबक नहीं ले रहे हैं। 300 क्यूसेक के आसपास चल रहा है पानी, और जब 300 के आसपास पेयजल और सिंचाई के लिए जितनी ज़रूरत है उतना हम पानी दे रहे हैं। सारी नहरें चल रही हैं। अभी गौला पहाड़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ थोड़ा बंद कर रखा है अभी, बाकी भी ठीक है। घूमने वाले लोगों के लिए हमने टीम तो लगाई है खैर, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा है ना, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमने जल पुलिस और हमारे कर्मचारी लगाए हैं जो लगातार चेतावनी दे रहे हैं इस बात की कि उनको दूर रखा जाए यहाँ से। सेंसिटिव इलाका है काफ़ी। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव से कुछ समय पहले अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बदल दिया है। पार्टी में ऊधम सिंह नगर से 2 चेहरे तिलक राज बेहड़ और भुवन कापड़ी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आइए सुनते हैं तिलक राज बेहड़ से हमारे संवाददाता चेतन बत्रा की खास बातचीत। उत्तराखंड कांग्रेस ने फिर से अपनी एक नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें ऊधम सिंह नगर के लिए एक अच्छी बात ये रही कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ जी हमारे साथ हैं। बेहड़ जी, पहले तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपको प्रदेश कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह की रणनीति आप आगे देखते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो अब कैसे आपकी नजर रहेगी कि आगे रूठों को मनाया जाएगा, या क्या आगे कांग्रेस का जो आप जनाधार लगभग खत्म सा होता नजर आ रहा है उसको फिर से जगाएंगे, कैसे रहेगा सब? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है काम करना, और मैं 2 बार मिनिस्टर रहा, 2 बार मिनिस्टर का स्टेटस रहा, 4 बार एमएलए रहा, और मुझे संगठन में काम करने का अनुभव है, कैसे पार्टी में काम किया जाता है। उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, और जो लोग भी हैं, चाहे रूठा हो चाहे ना रूठा हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए कि 2022 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। भट्ट साहब, एक चीज आप ये समझिए कि हमने जितना देखा है कि कांग्रेस समय रहते डिसीजन कई बार नहीं ले पाती है। इस बार भी यही हुआ है कि चुनाव का समय सर पे है, 4-6 महीने बाकी रह गए हैं। पिछली बार फरवरी में चुनाव थे और अभी भी जुलाई लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में आखिरी टाइम पे पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को बदल देना और एक नई जिम्मेदारी हर एक के सर पे डाल देना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, बहुत कड़ा डिसीजन हो जाता है। तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपका ये कहना है कि लेट डिसीजन हुआ, मेरा ये कहना है कि छक्का मारा है कांग्रेस ने, चौका भी नहीं छक्का मारा है। इसलिए कि सारी कमेटियां तक बना दी हैं, चुनाव तक की, प्रचार कमेटी हो चाहे वो अन्य कमेटियां हो, जितनी भी होती हैं चुनाव से संबंधित, सारी की 10 कमेटियों का गठन कर दिया। मैनिफेस्टो तक की कमेटी बना दी है, और कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भी उन्होंने इसलिए मैसेज दिया है कि हम सब वर्गों को सबको लेकर चलेंगे साथ में। खाली पूरा प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बदली है, खाली अध्यक्ष जी आए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं, बाकी तो प्रदेश की कार्यकारिणी वही है जो काम कर रही है। तो सारे लोग ये तो बहुत समय पे डिसीजन लिया है, अच्छा लिया है, बहुत पहले ले लिया है। चेतन बत्रा, इंडिया न्यूज, रुद्रपुर। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का भी नजारा बदल गया है। हरीश रावत और गणेश गोदियाल लोगों को न सिर्फ प्रदेश कार्यालय में बल्कि अपने अपने क्षेत्र में दोनों नेताओं के पोस्टर लगा दिए गए हैं। पार्टी ने अभी चेहरा किसी को घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत का चेहरा पोस्टर में और नेताओं से बड़ा लगाया गया है, तो उससे साफ है कि 2022 का चुनाव हरीश रावत के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन में काफी बदलाव हुए हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में हरीश रावत को जिम्मेदारी गई है। उसके बाद कांग्रेस भवन का नजारा थोड़ा बदल गया है। यहाँ पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल के बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं। बड़े बड़े पोस्टरों में हरीश रावत का चेहरा काफी बड़ा दिखाया जा रहा है, यानी 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले हरीश रावत का एक तरह प्रोजेक्ट जोशन है वो उनके कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है।
तो लगातार पोस्टर हो गए हैं। अब इसी तरीके से शहर में भी काफी पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। हरीश रावत के समर्थक और गणेश गोदियाल के समर्थकों ने अपने नेताओं के पोस्टर इस तरीके से पाट दिए हैं कि चेहरा 2022 के लिए ये ही घोषित है। अभी देखना होगा कि जब गणेश गोदियाल और हरीश रावत दिल्ली से लौटेंगे उसके बाद किस तरीके से राजनीति गर्माती है और आने वाले 22 में क्या कांग्रेस फिर से एक बार सत्ता पे काबिज हो पाएगी। इंडिया न्यूज के लिए किशोर रावत। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। आपने उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। आपके कार्यकर्ताओं ने इस योजना को घर घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का यह कहना है कि सभी विधानसभाओं के हर गांव में डिजिटल सर्वे किया जाएगा, जिसके आधार पर आम व्यक्तियों के मौलिक अधिकार फ्री बिजली के लिए जागरूक किया जाएगा। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सत्ता में आने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इसी के तहत उत्तरकाशी जिले की तीनों विधानसभाओं गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरौला में अपने अभियान का शुभारंभ कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को खुले 25 दिन हो चुके हैं। इन 25 दिनों में 14,000 से ज्यादा पर्यटकों ने वन्य जीवों के दीदार किए हैं। पर्यटकों से कॉर्बेट पार्क प्रशासन को 30 लाख से ज्यादा का राजस्व मिला है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन से कॉर्बेट पार्क के 3 जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो टूरिज्म गेट्स हैं वो टीसीपी के प्रोविजंस के हिसाब से और कोरोना की जो लेटेस्ट स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 29 जून को दोपहर से स्टार्ट किया गया था और 14,000 टूरिस्ट ने ढेला, झिरना और गर्जिया जोन में भ्रमण किया है और जिससे राज्य को लगभग 30 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को स्थगित कर चुकी है। जिले के कांवड़ियों का प्रवेश जिले में ना हो, इसको लेकर पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात किया है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। हरिद्वार में आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। एसएसपी सेंथिल अबुदय कृष्णराज एस ने बताया कि 900 से अधिक पुलिसकर्मी जिले के बॉर्डर, गंगा घाटों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर तैनात किए गए हैं। लंबे वक्त से वाहनों की नीलामी ना होने से जहां एक तरफ सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ थाने चौकियों में नए सीज हुए वाहनों को खड़ा करने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 3,000 से ज्यादा वाहन राजधानी के समस्त थाने चौकियों में खड़े हैं, जिससे मुश्किल बढ़ने लगी है। बता दें कि साल 2021 में 6 महीने के आंकड़े पर गौर करें तो राजधानी में अभी तक 1673 वाहन अलग अलग मुकदमों में सीज हैं। लावारिस वाहनों की संख्या जिले में 501 है। मोटर व्हीकल एक्ट में राजधानी पुलिस ने 7,000 से ज्यादा वाहनों को सीज किया है। थानों में 3 किस्म के वाहन होते हैं। कुछ वाहन होते हैं जो मुकदमों से संबंधित होते हैं, कुछ वाहन होते हैं जो एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किए जाते हैं और कुछ लावारिस वाहन जो मिलते हैं। तो इनके तीनों के डिस्पोजल की प्रक्रिया अलग अलग होती है और लगातार ये प्रक्रिया चलती भी रहती है। इस समय करीब 3,000 से ऊपर वाहन हैं जो विभिन्न थानों में और चौकियों में पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इनको हटाना एक समस्या होती है, लेकिन हमारे सामने कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं कि एक कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए बगैर हम इनको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो उन प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं और इनके डिस्पोजल की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। बिजली देवी ग्राम नलाई अपने 24 वर्षीय बेटे ज्ञान सिंह को किडनी की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद डायलिसिस करने के लिए बस से हंस फाउंडेशन अस्पताल चमोली से ले जा रही थी। कस्बा सतपुली पहुंचते ही बिजली देवी के बेटे ज्ञान सिंह की बस में मौत हो गई। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिस ने उनके वृद्ध बेटे को बस से बाहर निकाला और इस दौरान पीड़ित महिला ने ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कुलदीप से बेटे के मृत शरीर को घर ले जाने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष सतपुली संतोष पैतवाल की ओर से असहाय महिला की मदद के लिए अपने हाथ उन्होंने आगे बढ़ाए और उनके बेटे के शरीर को उनके पैतृक निवास पहुंचाने के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ जीप की व्यवस्था की। तो फिलहाल देवभूमि लाइव से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।